दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी कौन है और बचपन से लेकर अब तक उनका टोटल राजनीतिक सफर कितना मुश्किल और कितना आसान रहा। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि आखिर वह असदुद्दीन ओवैसी जो कॉलेज की दिनों में बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे, इतने अच्छे क्रिकेटर के इंडिया की इंटरनेशनल टीम में खेलने का सपना देखने लगे थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया कि वह क्रिकेटर तो नहीं बन सके। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पैदाइश हैदराबाद शहर में 13 मई 1959 को हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद यानी फादर का नाम सलाहुद्दीन ओवैसी था और उनकी मां का नाम नजमुन्निशा था। असदुद्दीन ओवैसी के एक छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप जरूर जानते होंगे, जो हमेशा अपने जोशीले बयानों की वजह से लाइव में रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की मशहूर यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अपना बीए कंप्लीट किया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों के लिए अभी अभी एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद जो भी ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं उनको एक बड़ा झटका भी लग सकता है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी तरह के तारीफ के मोहताज नहीं है। वह जो भी बोलते हैं वह इस अंदाज से बोलते हैं कि सुनने वाला यकीनन सच में पड़ जाता है। ओवैसी साहब जी भी न्यूज चैनल के ऊपर जाते हैं, जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं उसे चैनल की टीआरपी हाई हो जाती है, यानी हर न्यूज चैनल वाला ओवैसी साहब को अपने न्यूज चैनल के ऊपर बुलाना जरूर चाहता है। वैसे तो ओवैसी साहब जो भी बोलते हैं वह काफी परख के बोलते हैं और सोच समझकर बोलते हैं, इसी वजह से अक्सर लोग उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, ओवैसी साहब हमेशा से गरीब मजलूमों यतीमों के लिए मदद करते आए हैं। उनके लिए ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान, यानी वह हर देशवासी की मदद करते हैं। इसलिए हैदराबाद के अंदर वह हमेशा से जीतते आए हैं। ऐसे में दोस्तों, ओवैसी साहब ने सांसद के अंदर शपथ लेते वक्त कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया जिससे कहीं ना कहीं ओवैसी साहब की परेशानियां जो है वह बढ़ती जा रही है। दरअसल दोस्तों, सांसद के अंदर वह शपथ ले रहे थे और शपथ लेने के बाद उन्होंने आखिर में जय फलस्तीन का नारा लगाया। दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसे में विपक्ष पार्टियों ने असदुद्दीन ओवैसी की इस बात को पकड़ ली कि उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाया, और तमाम विपक्ष पार्टियां इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज नजर आई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस वक्त ओवैसी साहब सांसद से बाहर आए तो बाहर आते ही मीडिया वालों ने उनको घेर लिया और कहा कि आपने इस तरह के नारे लगाए, आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। तो उसके बाद ओवैसी साहब ने खुले लफ्जों में यह बात कही कि मैं कोई गलत चीज नहीं कही है, जो भी बात कही है वह संविधान के दायरे में कही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं गलत कहाँ है तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या गलत कहाँ है और कहाँ पर संविधान के अंदर यह बात लिखी है कि मैं जय फलस्तीन का नारा नहीं लग सकता। और साथ ही साथ दोस्तों, ओवैसी साहब ने यह बात भी कही कि और भी बहुत सारे लोगों ने सांसद के अंदर अलग अलग नारे लगाए, लेकिन आप उनको नहीं देख रहे, आप सिर्फ मुझे ही देख रहे हो। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त ओवैसी साहब पर काफी ज्यादा पकड़ हो चुकी है और ओवैसी साहब पूरी कोशिश में लगे हैं कि वह इस मामले को संभाल सके। लेकिन फिलहाल यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि ओवैसी साहब ने जो बयान दिए हैं उनके ऊपर विपक्ष पार्टियों ने काफी ज्यादा एक्शन ले लिया है और उनकी मांग यह है कि ओवैसी साहब को सांसद से बर्खास्त कर दिया जाए, यानी उनकी सीट से उनको हटा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने भी यह बात कही है कि हम ओवैसी साहब के इस बयान के ऊपर जांच करेंगे, अगर कुछ बात ऐसी लगेगी तो हम उसके ऊपर एक्शन जरूर लेंगे। फिलहाल दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। लेकिन आप सभी को बता दो कि सांसद के अंदर ही देखने को भी मिला था कि कुछ लोग अलग अलग तरह के नारे भी लगा रहे थे। जैसे कि खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने शपथ के बाद कहा जय हिंदू राष्ट्र। इस बात को लेकर भी सांसद के अंदर काफी ज्यादा हंगामा मचा। लेकिन दोस्तों, इसे भी ज्यादा ओवैसी साहब के बयान के ऊपर हंगामा मचा है, जो कि काफी ज्यादा हैरानी की बात है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आगे क्या होने वाला है यह तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन ओवैसी साहब जो है वह काफी ज्यादा समझदार है और वह काफी ज्यादा सोच समझकर ही बोलते हैं।
अगर उन्होंने सांसद के अंदर यह नारा लगाया है तो यकीनन काफी ज्यादा सोच समझकर ही लगाया होगा, क्योंकि वह बैरिस्टर है और यकीनन कोई बैरिस्टर जो है वह इस तरह से ही कुछ नहीं बोल देता। वैसे हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है वह फिलिस्तीन को भी सपोर्ट करता है और इजराइल को भी सपोर्ट करता है, और फिलिस्तीन के लिए यहां से तो मदद भी गई है। तो दोस्तों, ओवैसी साहब ने जो ये नारे लगाए हैं वह कहां तक गलत हो सकते हैं? यह चीज सच में जांच का विषय होगा। यह तो वक्त ही बताया कि ओवैसी साहब के साथ आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ओवैसी साहब हमेशा से ही मजलूमों के हक में आवाज को बुलंद करते आए हैं। दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि जब भी मुसलमानों को इस रहनुमा की जरूरत पड़ती है कि कोई हमारे लिए आवाज को बुलंद करे, तो उस वक्त तमाम लोग ओवैसी साहब को याद करते हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि वोट देने के वक्त लोग जो है ओवैसी साहब को न देखकर और भी पार्टियों को दे देते हैं। लेकिन जब मदद की बात आती है तो ऐसे वक्त में तमाम लोग ओवैसी साहब से मदद की गुहार करते हैं। दोस्तों, वोट देने के वक्त आप ऐसी पार्टी को वोट दिया करें जो आपके लिए आवाज को बुलंद करता हो, जो आपके बारे में सोचता हो। दोस्तों, ओवैसी साहब का हैदराबाद के अंदर काफी ज्यादा शोहरत है और यकीनन वहां पर उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे आज सारी दुनिया के अंदर ओवैसी साहब का डंका बोलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ओवैसी साहब ने ऐसे अस्पताल बनाए हैं जहां पर ऑक्सीजन बाहर से नहीं बल्कि खुद उनके अस्पताल में ही तैयार किया जाता है, और उस अस्पताल के अंदर बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां ही मौजूद हैं। यानी लड़कों की तादाद बहुत कम है लेकिन लड़कियों की तादाद वहां ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद वालों के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, और यकीनन हैदराबाद के अंदर ओवैसी साहब का बहुत ही ज्यादा दबदबा माना जाता है। इसीलिए तो लगातार हैदराबाद से ओवैसी साहब 5 बार जीत चुके हैं। दोस्तों, अब चलिए आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, शायद ही इंडियन हिस्ट्री में आज से पहले कभी किसी भी गैर पीएम या गैर सीएम को इतनी ज्यादा शोहरत नसीब हुई होगी। हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो जिस न्यूज चैनल पर अपना कदम रख देते हैं उस न्यूज चैनल की टीआरपी आसमान को छूने लगती है। इंडिया का हर न्यूज चैनल आज के दौर में हर बड़े मुद्दे पर इस इंसान को अपने टीवी चैनल पर जबरदस्ती बैठना चाहता है ताकि इस इंसान के जरिए से उनकी भी रोजी रोटी चल सके। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। चाहे बात लोकसभा की हो या फिर किसी भी आम चुनाव रैली की हो, असदुद्दीन ओवैसी के बोलने का अंदाज नहीं बदलता है। असदुद्दीन ओवैसी की नॉलेज और फैक्ट्स यानी दलीलें ऐसी जबरदस्त और मजबूत होती है कि उनके विरोधी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। जब भी असदुद्दीन ओवैसी किसी मंच पर भाषण देने के लिए जाते हैं तो लाखों लोग उनका भाषण सुनने के लिए आते हैं, और हैरानी की बात यह है कि जितने भी लोग उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग वह होते हैं जो उनके विरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी वह उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी इस द्वार में पूरे इंडिया के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक है। पूरे इंडिया में आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा कि जो नॉलेज और फैक्ट्स और साथ साथ स्पीच देने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला कर सके। शायद आपको जानकारी हैरानी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी को बचपन से ही क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी और कॉलेज की दिनों में ओवैसी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे। असदुद्दीन ओवैसी अपनी टीम में एक फास्ट बॉलर की हैसियत से खेला करते थे और यकीनन ओवैसी एक अच्छे फास्ट बॉलर थे। क्रिकेट में उनकी काबिलियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से आप लगा सकते हैं कि बहुत कम उम्र में ही असदुद्दीन ओवैसी का सिलेक्शन अंडर 25 क्रिकेट टीम में हो गया था। इसके अलावा इन्होंने विजिट ट्रॉफी भी खेली है और बाद में इनका सिलेक्शन साउथ जोन यूनिवर्सिटी के टीम में भी हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी के साथ खेलने वाले प्लेयर आज भी ये बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इतने अच्छे और बेस्ट बॉलर थे कि हर इनिंग में 4 से 5 विकेट लिया करते थे। दोस्तों,
असदुद्दीन ओवैसी की बॉलिंग अपने कॉलेज के दिनों में बेंगलुरु की तरफ से खेलने वाले वेंकटेश प्रसाद की बॉलिंग की टक्कर की मानी जाती थी। वही वेंकटेश प्रसाद जो आगे जाकर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में बहुत बड़े बॉलर साबित हुए थे। कहा जाता है एक बार असदुद्दीन ओवैसी और वेंकटेश प्रसाद का आमना सामना भी हुआ था, जिस मैच में वेंकटेश प्रसाद तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उसे मैच में 6 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी। शायद यह वह दौर था कि जब असदुद्दीन ओवैसी के दिमाग में सियासत नाम की कोई चीज ही मौजूद नहीं थी। हालांकि दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के फादर यानी पिताजी और उनके दादा बड़े नेता थे और आजादी के बाद से ही हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खानदान का सियासत में एक अहम रोल था। सियासत में उनके घर की एक अलग पकड़ थी, जहां एक तरफ ओवैसी का पूरा खानदान हैदराबाद की पॉलिटिक्स का केंद्र माना जाता था, वहीं दूसरी तरफ अभी तक असदुद्दीन ओवैसी पॉलिटिक्स से कोसों दूर थे। वह अपना कैरियर क्रिकेट के फील्ड में ही बनना चाहते थे, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में एक सोच ने जन्म लिया, जिस सोच ने उनका सब कुछ बदल दिया, उनका मकसद बदल दिया, उनकी जिंदगी ही बदल दी। असदुद्दीन ओवैसी ने अचानक से फैसला किया कि वह अपने क्रिकेट करियर को छोड़कर अब लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, और वह भी इंडिया में नहीं बल्कि लंदन जाकर। बस इसी फैसले के बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए ओवैसी लंदन की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, वैसे तो ओवैसी की फैमिली इतनी अमीर थी कि उन्हें लंदन की पढ़ाई का खर्च उठाने में जरा बराबर भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी ओवैसी ने लंदन की अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फैसला किया था। असदुद्दीन ओवैसी खुद के इंटरव्यू में यह बता चुके हैं कि जब उन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी तो उसके साथ में उन्होंने जब भी किया था, यानी लंदन में अपनी पढ़ाई का खर्च उन्होंने खुद नौकरी करके उठाया था, और यह फैसला उनकी फैमिली का नहीं बल्कि उनका खुद का था। दोस्तों, 1992 या 93 के दौर में असदुद्दीन ओवैसी लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर इंडिया में वापस आए। इंडिया में वापस आते ही उनके वालिद यानी फादर सलाहुद्दीन ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति में उतारने का फैसला किया। असदुद्दीन ओवैसी 1994 में विधानसभा का इलेक्शन लड़े और उस इलेक्शन में जीत के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में एंट्री की। दोस्तों, अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक पार्टी यानी AIMIM के बारे में, तो आपको बताते चले ये कोई नई पार्टी नहीं है, बल्कि ये हद से ज्यादा पुरानी पार्टी है। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वह आजादी से भी पहले बनाई गई थी, यानी उनकी बुनियाद 1930 में रखी गई थी, और इस पार्टी का भारत की आजादी में भी बड़ा अहम योगदान रहा था। और उस दौर में इस पार्टी की बुनियाद रखी थी नवाब मोहम्मद नवाज खान ने। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इस पार्टी के फाउंडर यानी नवाब मोहम्मद नवाज खान पाकिस्तान चले गए, और उस वक्त इस पार्टी की कमान कासिम रिजवी के पास आ गई थी। यह वही कासिम रिजवी था कि जिसने बंटवारे के बाद हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन यह कामयाब नहीं हो सका। बदले में इसको इंडियन गवर्नमेंट ने जेल में कैद करवा दिया। तकरीबन 8-9 साल जेल में काटने के बाद जब इस रिहाई मिली तो यह फौरन पाकिस्तान भाग गया और उसकी यह पार्टी तन्हा रह गई। इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त फौरन इस पार्टी पर बैन लगा दिया था, और किसी भी पार्टी पर बैन लगाना उस दौर में कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि MIM के अलावा उस दौर में RSS जैसी पार्टियों पर भी पाबंदी लगाई गई थी और उन्हें भी हमेशा के लिए बना कर दिया गया था। 1957 में जब इस पार्टी के ऊपर से बैन हटाया गया तो इसकी कमान अब एक नए इंसान ने संभाली, जिसका नाम था अब्दुल वाहिद ओवैसी। दोस्तों, यह कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे। इन्होंने कई साल इस पार्टी को मजबूत बनाने में बड़ी शिद्दत से मेहनत की, और फिर इनके इंतकाल के बाद उनकी इस पार्टी का कमान उनके बेटे यानी सलाहुद्दीन ओवैसी ने संभाली। लेकिन जब 1999 में जीतने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि वह अपनी सेहत की वजह से अगले MP के इलेक्शन में नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्होंने अपने MP की सीट अपने बेटे यानी असदुद्दीन ओवैसी, जो पहले से ही कई बार लगातार विधायक बनते आ रहे थे, उन्हें दे दी, और यकीनन यह उनका सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ। 2004 में असदुद्दीन ओवैसी पहली बार हैदराबाद के सांसद चुने गए।
2004 में लोकसभा का चुनाव जीतना था। बस उसके बाद तो मानो असदुद्दीन ओवैसी की काबिलियत की वजह से उनकी शोहरत में चार चांद लगाते चले गए। असदुद्दीन ओवैसी 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद जब पहली बार लोकसभा में गए तो शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यह कम उम्र का दिखने वाला एक सीधा सा इंसान हमारे ऊपर इतना भारी पड़ने वाला है। 2004 के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, यही थी असदुद्दीन ओवैसी की एक क्रिकेटर से सफल नेता तक बनने की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।